अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल नसीर सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा खौफनाक होने वाली है। एक पापड़ फरोश और जिन्नात। ये पुरइसरार और सच्ची कहानी मेरे नाना की आप बीती है। वो खुद पर बीता ये वाकया बड़े जज्ब के साथ सुनाया करते थे, इतना कि हमें इस पर रश्क आता था। गो कि इनके इंतकाल को भी अब मुद्दतें बीत गई हैं, मगर इनका सुनाया गया वाकया मेरे जहन में हर्फ बहर्फ महफूज है। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी मेरे नाना सत्तार की जुबानी। मेरा नाम सत्तार है। हम 4 बहन भाई थे, 2 बहनें और 1 भाई मुझसे बड़े थे, और फिर मैं था। मेरी शादी भारत के शहर कानपुर में हुई थी। ये पाकिस्तान बनने के कई साल बाद की बात है। शादी के पहले ही साल अल्लाह ताला ने मुझे बेटे से नवाजा था। मेरी वालिदा ने बड़े प्यार से इसका नाम कमर रखा था। अभी मेरा बेटा 3 साल का ही हुआ था कि मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया। सबसे छोटा होने के नाते मैं अपनी वालिदा की आंख का तारा था। वालिद का पहले ही इंतकाल हो चुका था, अब वालिदा का भी इंतकाल हो गया तो मेरा दिल यहां से उचाट हो गया। मेरे तीनों बहन भाई अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ थे। मैंने अपनी बीवी बच्चों को लिया और पाकिस्तान आ गया। मैं अपने साथ जो पैसे लाया था, इससे एक छोटा सा घर खरीद लिया और छोटे मोटे काम करके घर का निजाम चलाने लगा। मेरी बीवी बहुत साबिर और सलीका शुआर थी। इस गुर्बत के दौर में भी इसने मेरा बड़ा साथ दिया। भूखे रहकर भी इसने उफ तक न किया। इसी ने मुझे मशवरा दिया कि मुझे चावल और मूंग की दाल के पापड़ बनाने आते हैं, मैं आपको बना दिया करूंगी और आप इन्हें बेचकर आ जाया करना। इसका ये मशवरा मुझे बहुत बेहतर लगा। चुनाचे हर रोज वो मुझे पापड़ बनाकर देती और मैं इसे बेचने लगा। शुरू में थोड़े बनाए, लोगों ने पसंद किए और सारे के सारे पापड़ हाथों हाथ बिक गए। मैंने एक पेपर ड्रम खरीद लिया था। इसमें डोरी बांधकर इसे अपने कांधे पर लाद कर गली गली आवाज लगाकर पापड़ फरोख्त करने लगा। शाम तक मैं फेरी लगाकर वापस आ जाता। कभी सब बिक जाते और कभी कुछ बच जाते। बच जाने वाले पापड़ हम मियाँ बीवी और बच्चा मिलकर खा लेते। इस तरह हमारा गुजारा बड़े आराम से हो रहा था। फिर हमारे आंगन में मजीद 3 बच्चों की आमद हो गई। अफराद के इजाफे से घर के बजट पर भी असर पड़ा था, ताहम फिर भी गुजारा हो रहा था। मेरा बड़ा बेटा 10 साल का हो गया था। मैंने इसे एक बनिए की दुकान पर लगवा दिया था। वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा था। स्कूल से आकर वो काम पर चला जाता, कुछ पैसे वो भी लाने लगा था। गर्मियों की एक दोपहर की बात है। गर्मी जोरों पर पड़ रही थी। इन सब से बेनियाज मैं अपना पेपर ड्रम उठाए आवाजें लगा रहा था। लू और गर्मी की शिद्दत की वजह से लोग अपने अपने घरों में पनाह लिए हुए थे। आज मेरे पापड़ भी ज्यादा नहीं बिके थे। पैदल चलते चलते मेरा गर्मी से बुरा हाल था। आगे कुछ दूर मुझे हरा भरा सा घर नजर आया तो मैं इस तरफ बढ़ गया। ये एक बोसीदा सा घर था, जिसके टूटे फूटे चबूतरे पर बैठने से पहले मैंने अपने कंधे पर मौजूद साफे की मदद से झाड़ी दी और इसकी दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। मेरे सर से कुछ फासले पर अनार, मेहंदी और अमरूद के दरख्त थे। इस घर के सामने जो घर था, इसमें भी एक आम का दरख्त था, जिसकी घनी शाखें इस गली पर और घर में साया किए हुए थी। अपने सामने दरख्तों की वजह से इस जगह काफी ठंडक थी। इस घर की गैलरी में लगे मेहंदी, अमरूद और अनार के दरख्त की शाखें बाहर की जानिब भी झुकी हुई थी। मैं जब इधर उधर आलती पालती मारकर बैठा हुआ था और मेरा मुंह ऊपर की तरफ था, तो अनार के इस छोटे से दरख्त पर लगे सुर्ख सुर्ख अनार देखकर मेरा जी मचल उठा।
और मैं ने बेइख्तियार होकर उठ बैठा और जैसे ही इन पके हुए अनार को तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो मुझे अपने बुजुर्गों की कही हुई बात याद आ गई कि किसी की कोई भी चीज लेने से पहले 3 मर्तबा इजाजत तलब करनी चाहिए, खा वहां पर कोई मौजूद हो या ना हो। तब भी चनाचे मैंने हाथ वापस खींच लिया और बाआवाज़ बुलंद 3 मर्तबा इजाजत तलब की और फिर अनार तोड़ लिए और वहीं चबूतरे पर बैठकर और अपने पास मौजूद फोल्डिंग नाइफ से इसे छीलकर इसके ऊपर पापड़ पर छिड़कने वाला मसाला डालकर खाने लगा। बेहद रसीले और मजेदार अनार थे। खाने से फारिग होकर मैंने इनके छिलके पास पड़े कचरे के ढेर पर डाले और वापस अपनी जगह पर बैठ गया। दीवार के सहारे टेक लगाए हुए न जाने कब मेरी आंख लग गई। गैर महसूस तरीके से अचानक मेरी आंख खुली। कुछ देर न समझी से देखता रहा। मैं सीधा होकर बैठ गया। फिर मेरी नजर जमीन पर नीचे पड़ी। मेरी आंखों ने एक इंतहाई गैर मामूली वाकया देखा। 10-10 के कई नोट दायरे की शक्ल में घूम रहे थे। मैं हैरत से गुमसुम आंखें फाड़ फाड़ कर इन्हें देख रहा था। फिर मेरे कानों से एक आवाज टकराई, ये सब रुपए ले लो। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा मगर वहां मेरे सिवा और कोई ना था। घबराहट से मेरा बुरा हाल हो गया। मैंने जल्दी से अपना ड्रम उठाया और एक मर्तबा फिर आवाज आई, डरने की जरूरत नहीं है, ये सब तुम्हारे लिए हैं, इन्हें उठा लो। और आवाज में नर्म और मेहरबान लहजा पाकर मुझ में कुछ हिम्मत पैदा हुई और मैंने डरते डरते वो तमाम के तमाम नोट उठा लिए और अपना बैग जो कि मेरी कमर पर था इसमें भर लिया और अपना ड्रम उठाकर तेजी से रवाना हो गया। घर पहुंचकर मैंने वो रुपए अपनी बीवी को दिखाए तो वो कहने लगी, ये ढेर सारे नोट आप कहां से लाए हैं? इस जमाने में 10 रुपए के नोट की बड़ी अहमियत थी। 10 रुपए में घर का राशन बड़े आराम से आ जाया करता था, फिर भी पैसे बच जाया करते थे। मैंने अपनी बीवी को सारी बात बताई कि किस तरह मुझे एक अनदेखी हस्ती ने ये रुपए इनायत किए हैं। इतने पैसे देखकर जहां वो खुश थी वहां साथ में डरी हुई भी थी कि किसी मुसीबत में न फंस जाए। मैंने इसे तसल्ली देते हुए कहा, मैंने कौन सा चोरी की है या किसी से छीने हैं, मुझे बिन मांगे मिले हैं। तुम परेशान मत हो, बस यूं समझ लो अल्लाह ने गैब से हमारी मदद की है। घर के अखराजात पूरे करने के बाद भी पैसे बच गए थे और अगले दिन मैं झिझकता हुआ फिर इस बोसीदा घर की तरफ आ गया और इसके इसी टूटे फूटे चबूतरे को साफे की मदद से साफ करके इस पर बैठ गया। कुछ देर यूं ही बैठा रहा। आज भी गर्मी की वजह से मेरे पापड़ ज्यादा नहीं बिके थे। मैं सोचने लगा कोई बात नहीं, कल वाले पैसों से काम चला लेंगे। मुझे प्यास महसूस हो रही थी। मैं अपने साथ लाई हुई बोतल से पानी पीने लगा। अचानक हवा में तेजी आ गई। मैं हैरान था कि अभी तो सब कुछ ठीक था, फिर ये एकदम से हवा कैसे चलने लगी। फिर मेरी नजर जमीन पर रखी अपने ड्रम की तरफ पड़ी। कल की तरह आज भी बहुत सारे 10-10 के नोट ड्रम के इर्द गिर्द गर्दिश कर रहे थे। दायरे की शक्ल में घूमते हुए इन नोटों का रक्स देखने लगा। मुझे आज खौफ महसूस नहीं हो रहा था। अलबत्ता मेरे जहन में इस बात की तकरार जारी थी कि आखिर ये सब क्या है। इतने में बाजगश सुनाई दी, ये तमाम रुपए उठा लो। खासी रोबदार आवाज थी और मैं मरगूब सा हो गया। आगे बढ़ा और कल की तरह तमाम रुपए बटोरे और चल पड़ा। अब मेरा ये रोज का मामूल बन गया। रोजाना इसी घर के चबूतरे पर बैठ जाता। हस्बे साबिक नोट हवा के दोष पर गर्दिश करते तैरते हुए आते और मेरे ड्रम के इर्द गिर्द घूमने लगते। घूमते घूमते कुछ देर बाद रुक जाते और नोट वहीं रह जाते तो नोटों को समेट कर अपनी कमर पर बांधकर बैग में डाल लेता। एक बात तो मैं बताना भूल गया कि मेरे ड्रम के सारे पापड़ खुद ब खुद गायब हो जाते थे। मेरे पापड़ के पोशीदा खरीदार मेरे पापड़ की कीमत से ज्यादा मुआवजा देते थे। मुझे बैठे बिठाए
बगैर मेहनत के मुनाफा मिल जाता था। यहाँ आना जाना रोज का मामूल बन गया था। सच पूछिए तो मुझे अब इस काम में मजा आने लगा था। ऐसा ना था कि मैं कामचोर था, बस इस काम के अनोखेपन की वजह से दिलचस्पी महसूस होने लगी थी। इस तरह कई महीने गुजर गए। इसी दौरान मैंने अपने घर की मुरम्मत करवा ली। काफी अच्छा घर बन गया था। घर के हालात बहुत अच्छे हो गए थे। हम अच्छा खाने पीने लगे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर फिर ऐसा कुछ हो गया जिसके बारे में मैंने कभी सोचा ना था। एक दिन मैं रुपए बटोरने में मगन था कि मुझको आवाज आई। यूं लग रहा था जैसे कोई सिसक रहा है। मैंने चौंक कर देखा, वहां कोई न था। फिर खामोशी छा गई। मैंने तमाम नोट इकट्ठे किए, अपने साथ रखे बैग में डाले और घर चला आया। मौसम अब ठंडा रहने लगा था। कानों को ठंडी हवा से बचाने के लिए मैं अपने सर को मफलर से ढांप कर रखने लगा। दोपहर तक मौसम में ठंडक का एहसास कदरे कम हो जाया करता था, इसलिए सिर्फ मफलर ही से काम चला लिया करता था। आज भी मैं हस्बे मामूल इस बोसीदा घर के चबूतरे पर बैठा था। अब आदत सी हो गई थी इस जगह यूं बैठे रहने की। एक बात मैंने महसूस की थी कि जब मैं इस चबूतरे पर बैठता था तो यहाँ से कभी कभार इलाके के मकीनों का गुजर होता तो मुझे ऐसे देखते जैसे मैं कोई अजूबा हूँ, और मुझे वो हैरत से देखते हुए गुजर जाते। इनके इस तरह देखने से मैं कुछ नर्वस सा हो जाया करता था। पता नहीं ऐसे क्यों देख रहे हैं। फिर मैं सर झटक कर अपने आप में मगन हो जाता। इस दिन कुछ देर बैठे रहने के बाद मैंने दीवार से टेक लगा ली। इसी वक्त मेरी आंख लग गई। मुझे लगा जैसे कोई मुझे मुखातिब करके कह रहा हो, हम यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि ये घर अब नए सिरे से तामीर किया जाने वाला है, इसलिए इसको मस्मार कर दिया जाएगा और इस अनार के दरख्त को भी काट दिया जाएगा जिस पर हमारा बसेरा है। बरसों से हम यहाँ आबाद थे। हम हरगिज अपना आशियाना छोड़कर ना जाते, मगर हमें वास्ता ही ऐसा दिया गया कि हम यहाँ से जाने पर मजबूर हो गए हैं। हमारा तुम्हारा साथ बस यहीं तक का था। अगर तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें हम न मिलेंगे। हमें तुम्हारी इजाजत लेने वाली आदत पसंद आई थी, वरना तो तुम इंसान दुनिया की हर चीज पर अपना हक समझते हो और किसी भी फल या फूल को तोड़ने से पहले पूछना भी गवारा नहीं करते। तुम जिस तरह इजाजत लेकर फल तोड़ा करते थे, हमें तुम्हारी ये अदा भा गई थी। दूसरे हमारी बेटी को तुम्हारे पापड़ पसंद थे, इसलिए भी हमने तुम्हारी मदद की, और ये कि तुम्हें महसूस ना हो कि तुम्हें बिला वजह पैसे दे रहे हैं, तो तुम्हारे तमाम पापड़ जरूरत हो या ना हो हम खरीद लिया करते थे। लेकिन ये भी हकीकत है कि तुम्हारे पापड़ बेहद लजीज और मजेदार हैं। हमने इससे पहले ऐसा जायका कभी नहीं चखा, इसलिए तुम्हें मिलने वाले तमाम पैसे इन पापड़ों की कीमत और तुम्हारी अच्छी आदत के इनाम के तौर पर थी। आज के बाद तुम्हारा यहाँ आना फजूल होगा। इसके साथ ही मेरी आंख खुल गई और मैं हड़बड़ा कर सीधा होकर बैठ गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी जो कुछ मैंने सुना वो ख्वाब था या हकीकत। इसी उधेड़पन में काफी देर मुब्तला रहने के बाद मैं घर आ गया। इत्तफाक से इस दिन मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं 6 दिन फेरी पर ना जा सका, और जब वहां गया तो जैसे सातों आसमान मेरे सर के ऊपर रख दिए गए हैं। यूं लगा जैसे मेरे पांव तले से किसी ने जमीन खींच ली हो। मुझे अपनी आंखों के आगे अंधेरा छाया हुआ महसूस हो रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को संभाला। जिस अनार और मेहंदी की दरख्त की छांव में जाकर मैं बैठा करता था, इसको काट दिया गया था। तमाम घर को मस्मार कर दिया गया था। सब मजदूर अपने अपने कामों में मसरूफ थे। ये देखकर मेरा दिल उदासी से भर गया। एक उनसियत सी हो गई थी इस जगह से। यूं लगता था बरसों का साथ हो, मगर अब सब कुछ तहस नहस होकर रह गया था। अब मुझे ख्वाब वाली बात याद आ रही थी, यानी इस रोज जो कुछ मैंने सुना था वो सच था। इसका मतलब था जो कुछ भी मुझे मिला था वो जिन्नात की मेहरबानी की वजह से मिला था।
مزید اب میری ان سے کبھی کوئی بات نہ ہو سکے گی، گویا سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ میں نے یاسین بھری ایک نظر اس جگہ پر ڈالی جہاں وہ غیر مرئی مخلوق سے میرا تعلق قائم ہوا تھا، اور ملول دل کے ساتھ واپس آ گیا اور پھر کبھی اس جگہ پر دوبارہ نہ گیا۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے کہ کوئی میرا اپنا بہت قیمتی مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بعد میرا پاپڑ فروخت کرنے میں دل نہ لگا۔ دوسرے کام کے سلسلے میں جب میں نے اپنے دوست سے بات کی تو اس نے مجھے بچوں کی پینٹیں اور نکر سلائی کر کے فروخت کرنے کا مشورہ دیا۔ وہ خود بھی یہی کام کرتا تھا۔ اس کا مشورہ مجھے بھلا لگا، چنانچہ میں نے اس سے پینٹ اور نکر کی سلائی کا کام سیکھا اور اللہ کا نام لے کر یہ کام شروع کر دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس کام میں وسعت پیدا ہوتی گئی اور میں بے حد مصروف رہنے لگا، مگر جب بھی مجھے فرصت کے لمحات میسر آتے تو وہ انوکھے خریدار مجھے یاد آ جاتے۔ ساتھ ہی وہ دن بھی یاد آ جاتے جب آخری بار اس گھر کی طرف گیا تھا۔ میں اداس نظروں سے اس گھر کو دیکھ رہا تھا جسے مسمار کر دیا گیا تھا، تب ایک شخص میرے قریب آیا اور کہنے لگا، لگتا ہے آپ کا اس گھر سے کوئی گہرا تعلق ہے، تبھی آپ اتنے آرام سے اس گھر کے ساتھ لگے بیٹھے رہتے تھے، ورنہ تو عام طور پر لوگ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے، کیونکہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور ہوتا تھا، اور اگر کوئی غلطی سے اس گھر میں لگے پھل توڑنے کی جسارت کر لیتا تو اس کی تو شامت ہی آ جاتی۔ اسی لیے لوگوں نے ان واقعات سے خوفزدہ ہو کر یہاں سے گزرنا ہی چھوڑ دیا تھا، اور یہ گھر اسیدی مشہور ہو گیا تھا۔ شکر ہے اس گھر کے مالکوں کو اسے بنانے کا خیال آیا۔ وہ تو کچھ اور بھی کہہ رہا تھا، مگر میری سوئی لفظ اسیب زدہ پر اٹک گئی تھی اور میں بڑی مشکلوں سے گھر پہنچا۔ میں نے سنا تھا کہ جنات جب کسی کی مدد کرتے ہیں تو وہ کوئلے کی شکل میں سونا دے دیتے ہیں، مگر میری مدد انہوں نے روپوں کی شکل میں کی تھی۔ جی تو دوستو، کیسی لگی سٹوری آپ کو؟ امید کرتا ہوں پسند آئی ہو۔ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا، اور چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ اللہ نے چاہا تو ملیں گے نیکسٹ سٹوری میں۔ تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور سوائے اپنی ذات کے کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ آمین۔ شکریہ۔